हेलो एवरीवन, मैं रितु आप सभी का वेलकम करती हूँ पीपीआई ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आज हिंदी पढ़ाऊँगी, तो चलिए हिंदी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सभी कोई आ गया हो ना, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। जिसने देश के साथ विश्वघात किया हो। ठीक है, आप सभी को बताना है अनेक शब्दों का एक शब्द। ठीक है, अनेक शब्दों का एक शब्द बताना है। ठीक है बच्चों, जिसने देश के साथ विश्वघात किया है, हमारा पहला क्वेश्चन है जिसने देश के साथ विश्वघात किया हो। ठीक है, हम लोग अनेक शब्दों का एक शब्द बताना है आप सभी को। ठीक है, जिसने देश के साथ विश्वघात किया हो। ओके, उसके लिए हम लोग एक शब्द क्या बोलेंगे बच्चों। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है। विश्वघाती, बागी, विद्रोही, देशद्रोही। ठीक है, फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बच्चों पूछ रहा है जिसने देश के साथ विश्वघात किया हो। ठीक है, जिसने देश के साथ विश्वघात किया हो, उसके लिए हम लोग एक शब्द कौन सा यूज करेंगे। ठीक है, अनेक शब्दों का एक शब्द पूछ रहा है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन है विश्वघाती, देशद्रोही, देशद्रोही भी है, विश्वघाती, बागी, विद्रोही, देशद्रोही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए आप लोग। ओके, वेरी गुड, अगर आप लोग बता रहे हो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों। ओके, ऑप्शन नंबर डी, तो आप सभी का राइट है। वेरी गुड है आप सभी को। जिसने देश के साथ विश्वघात किया हो, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देशद्रोही। ठीक है, जिसने अपने ही देश के साथ या फिर ठीक है देश के साथ अगर वो विश्वघात करता है, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, तो देशद्रोही बोलते हैं। ठीक है, जो अपने देश के साथ विश्वघात करता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, देशद्रोही। ठीक है, ओके, अब विश्वघाती ये क्या होता है, विश्वघात करने वाला। ठीक है, विश्वघात करने वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, विश्वघाती बोलेंगे। ठीक है, और बागी, बागी क्या होता है, तो ये विद्रोही। ठीक है, विद्रोह करने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, बागी। ठीक है, जो विद्रोह करते हैं उसे हम लोग बागी बोलते हैं। ठीक है, विद्रोही, विद्रोह करने वाला को हम लोग बागी भी बोलते हैं, विद्रोही भी बोलते हैं। ठीक है, और देशद्रोही जो देश के साथ विश्वघात करता है, तो देशद्रोही, विश्वघाती तो विश्वघात करने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, विश्वघाती, और बागी, विद्रोही, ये सब क्या होता है, जो मतलब विद्रोह करता है। ठीक है, विद्रोह करने वाले को ही हम लोग बागी या फिर विद्रोही बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना। और जो देश के साथ विश्वघात करे उसे हम लोग देशद्रोही बोलते। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है आपसे कि वह वस्तु जो खाने योग्य ना हो। ठीक है, वह वस्तु जो खाने योग्य ना हो। ठीक है, आप सभी को बताना है वह वस्तु जो खाने योग्य ना हो, उसके लिए हम लोग एक शब्द कौन सा यूज़ करेंगे। तो ऑप्शंस है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, भ्रष्ट है, त्याज्य है, पथ्य है और खाद्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोग को बताना है कि वह वस्तु, ठीक है ना, वह वस्तु जो खाने योग्य, यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ना है लगा हुआ, तो वह वस्तु जो खाने योग्य ना हो पूछ रहा है। ठीक है, जो खाने योग्य नहीं हो उसे हम लोग एक शब्द में क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, क्या है, भ्रष्ट है, त्याज्य है, पथ्य है और खाद्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे पूछ रहा है ना कि वह वस्तु जो खाने योग्य ना हो। ठीक है ना, यहाँ पे वह वस्तु जो खाने योग्य ना हो, उसके लिए हम लोग एक शब्द क्या लगाएंगे बच्चों,
ओके वेरी गुड, सभी का राइट आ रहा है। ओके तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। वह वस्तु जो खाने योग्य क्या हो? नहीं हो, है ना बच्चों, जो खाने योग्य ना हो उसे हम लोग अखाद्य बोलते हैं। ओके अगर यहीं पे ये पूछ दे कि जो वस्तु खाने योग्य हो, ठीक है, यहाँ पे अगर ना लगा रहे, अगर पूछे जो वस्तु खाने योग्य हो तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे? खाद्य बोलेंगे। इजी है ना, बहुत इजी है। वह वस्तु जो खाने योग्य ना हो, ठीक है, तो वो खाद्य हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे जो वस्तु खाने योग्य हो तो उसे हम लोग खाद्य बोलते, ठीक है, जो खाया जा सके, है ना, जो खाने योग्य हो, जो खाने जा सके, ठीक है, जो खाया जा सके। ओके तो वो खाद्य है। जो खाया नहीं जा सके या फिर जो खाने योग्य ही ना हो तो उससे हम लोग अखाद्य बोलेंगे, ठीक है। ओके और यहाँ पे बच्चों देख लीजिए त्याज, है ना, त्याज क्या होता है? मतलब जो छोड़ा गया हो, ठीक है, जो छोड़ा गया हो, ठीक है, जो छोड़ा गया हो या फिर जो छोड़ा गया हो, ठीक है। अगर यहाँ पे ओ त्याज अगर लग जाए ना, यहाँ पे अगर ओ त्याज पूछ दे, ठीक है, ओ त्याज, तो मतलब जो छोड़ा ना जा सके, जो छोड़ने योग्य ना हो, ठीक है, और त्याज। और जो छोड़ा गया हो या फिर छोड़ा जा सके, तो छोड़ा गया हो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? त्याज, ठीक है। अगर ओ लगा देंगे तो जो छोड़ा ना गया हो या फिर ना जा सके, ठीक है। ओके और भ्रष्ट क्या होता है? तो आप लोग को पता है ना, भ्रष्ट, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे पूछ रहा था ना जो वस्तु खाने योग्य ना हो, तो वो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अखाद्य। अगर यहाँ पे अगर ना हटा दे और पूछे जो खाने योग्य हो तो उसे क्या बोलेंगे? खाद्य बोलेंगे, ठीक है। ओके ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, रामचरितमानस किसकी रचना है? आप सभी को बताना है रामचरितमानस किसकी रचना है, ठीक है, फटाफट बताइए रामचरितमानस किसकी रचना है। ओके ऑप्शंस है बच्चों, केशवदास, मिथिली शरण गुप्त, विद्यापति, तुलसीदास। अब आप सभी को बताना है रामचरितमानस किसकी रचना है, ठीक है, फटाफट बताइए रामचरितमानस किनकी रचना है, ये किनके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शंस है बच्चों, केशवदास, मिथिली शरण गुप्त, विद्यापति, तुलसीदास। जो राइट आंसर है वो कमेंट में फटाफट बताइए आप लोग। ओके वेरी गुड बच्चों, अगर आप लोग बता रहे हो ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो तो राइट है। रामचरितमानस किसकी रचना है बच्चों? तो ये तुलसीदास की है ना, तुलसीदास जी की रचना है रामचरितमानस। ओके तुलसीदास जी की रचना है। अगर आप लोग बता रहे थे ऑप्शन नंबर डी तो आप सभी को वेरी गुड है। और बता दीजिए तुलसीदास की रचना और सब कौन कौन सी है। ओके नोट कर लीजिए कौन कौन सी है, अगर याद है तो वेरी गुड और नहीं तो नोट कर लीजिए। ओके तो दोहावली हो जाएगा, दोहावली। ओके और क्या हो जाएगा? जानकी मंगल, जानकी मंगल। और क्या हो जाएगा बच्चों? और क्या होगा? एक मिनट रुकना चाहिए। ओके तो हम लोग बात कर रहे थे तुलसीदास, इनकी रचना कौन कौन सी है, तो क्या हो जाएगा? जानकी मंगल, ठीक है ना, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, और क्या हो जाएगा? दोहावली, ठीक है, दोहावली।
ये सारे रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहाबली, ये सब किनकी रचना है? तो तुलसीदास जी की रचना है। ओके, ये सारे तुलसीदास जी की रचना है। ओके बच्चों, ओके नोट कर लीजिए आप लोग। ओके मैं अब इरेज कर रही हूँ। ओके ओके बच्चों, अब आप लोग केशव दास देखे हैं ना, इनकी रचना कौन कौन सी है बच्चों? चलिए बताइए। तो केशव दास जी की जो रचना है ना वो है रसिक प्रिय। ठीक है, रसिक प्रिय, रसिक ओके बच्चों, तो केशव दास है ना, इनकी रचना क्या है? तो इनकी रचना कौन कौन सी है? रसिक प्रिय। ठीक है, रसिक प्रिय। ओके, और क्या हो जाएगा? कवि प्रिय। ठीक है, कवि प्रिय हो जाएगी इनकी रचना। ओके बच्चों, केशव दास जी की रचना कौन कौन सी हो जाएगी? रसिक प्रिय और कवि प्रिय। ओके चलिए, ओके चलिए, मिथिली शरण गुप्त जी की है ना, इनकी भी रचना कौन कौन सी है बताइए? मिथिली शरण गुप्त जी की, तो इनकी कौन कौन सी है? साकेत है। ओके, साकेत, पंचवटी, यशोधरा। ठीक है, ये मिथिली शरण गुप्त जी की रचना हो जाएगी, साकेत, पंचवटी, यशोधरा। ओके, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके ओके, अब मिथिली शरण गुप्त जी का हो गया। अब बता दीजिए विद्यापति है ना, इनकी कौन कौन सी रचना है विद्यापति जी की? तो विद्यापति जी को है ना मिथिली भाषा के कवि, अगर आप लोग से पूछे कि मिथिली भाषा के कवि के नाम से जाना जाता है तो वो विद्यापति जी को, ठीक है, जाना जाता है। ठीक है, ओके, तो अगर आपसे पूछे कि किस कवि को मिथिली भाषा के कवि के नाम से जाना जाता है तो विद्यापति जी को। ओके, मिथिली भाषा के कवि। ओके बच्चों, मिथिली भाषा के कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो विद्यापति जी को जो है ना वो मिथिली भाषा के कवि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इनकी रचना हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हो जाएगा विद्यापति जी की रचना। ओके, तो इनकी रचना है कीर्तिलता। ओके, कीर्तिलता और कीर्ति पटाका। ठीक है, कीर्ति पटाका। ओके बच्चों, तो विद्यापति जी को मिथिली भाषा के कवि के नाम से भी जाना जाता है और इनकी रचना क्या हो जाएगी? कीर्तिलता और कीर्ति पटाका इनकी रचना है। ठीक है, ओके, और अभी हम लोग जान गए हैं कि तुलसीदास जी की कौन कौन सी है ना, रामचरितमानस है, जानकी मंगल है, जानकी मंगल है, और क्या है बच्चों? पार्वती मंगल है। ओके, पार्वती मंगल है। ठीक है, दोहाबली है, ये सब हम लोग पढ़ लिए हैं। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, आप लोग के स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो। दीपशिखा किसकी रचना है? आप सभी को बताना है दीपशिखा किसकी रचना है। ठीक है, फटाफट बताइए दीपशिखा किसकी रचना है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है चांद बेबी, महादेवी वर्मा, विद्यापति राठौर, सुमित्रा नंदन पंत। आप सभी को बताना है दीपशिखा किसकी रचना है। तो वेरी गुड, अगर आप लोग बता रहे हो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर आप लोग बता रहे हो बच्चों ऑप्शन नंबर बी तो राइट है। दीपशिखा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा जी की है। ठीक है, ओके, और इन महादेवी वर्मा की रचना कौन कौन सी है बच्चों बताइए फटाफट। और कौन कौन सी हो जाएगी? एक तो दीपशिखा हो गई, और क्या हो जाएगी?
नीरजा भी हो जाएगी, ठीक है, और निहार। ओके, निहार, नीरजा, निहार और दीपशिखा, ये सब महादेवी वर्मा जी की रचना है। ओके ओके। अब सुमित्रा नंदन पंत जी की बताइए, इनकी कौन कौन सी रचना हो जाएगी। सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, ये आप लोग के लिए मैं होमवर्क दे रही हूँ। ओके, ये आप लोग को कमेंट में बताना है कि सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना कौन कौन सी हो जाएगी, ठीक है। ओके, बता ही देती हूँ, आप लोग बोलोगे मैम कितने होमवर्क दे रही है ना। ओके, तो मैं बता देती हूँ, सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना कौन कौन सी हो जाएगी, ठीक है, बता रही हूँ। ओके, पल्लव हो जाएगी, ठीक है, पल्लव, और क्या हो जाएगी, चिदम्बरा। ओके, चिदम्बरा, पल्लव, ये सब सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, चिदम्बरा और पल्लव, ठीक है। अगर आप लोग को और सब भी याद है तो कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, बाल धूप में सफ़ेद होना मुहावरे का अर्थ होगा। आप सभी को बताना है बच्चों, ठीक है ना, ये मुहावरा से पूछा गया है। ओके, तो बाल सफ़ेद, ठीक है, बाल धूप में सफ़ेद होना मुहावरे का अर्थ है, आप सभी को बताना है। बाल धूप में सफ़ेद होना मुहावरे का अर्थ होगा। ऑप्शंस है, बूढ़ा हो जाना, उम्र के अनुसार अनुभव ना होना, रोगी होना, अत्यधिक समझदार होना। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोग से मुहावरा है ये, और ठीक है, पूछा है कि बाल धूप में सफ़ेद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। बूढ़ा हो जाना हो जाता है, उम्र के अनुसार अनुभव ना होना, रोगी होना, अत्यधिक समझदार होना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, वेरी गुड। अगर आप लोग बता रहे हो, क्या बता रहे हो, ओके, अगर आप लोग बता रहे हो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, तो आप सभी को वेरी गुड। अगर आप लोग बता रहे हो ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी अगर बता रहे हो, उम्र के अनुसार अनुभव ना होना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाल धूप में सफ़ेद होना मुहावरे का अर्थ होता है उम्र के अनुसार अनुभवी ना होना, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ओके, वेरी गुड है सभी का। ओके ओके, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूछ रहा है बच्चों, हाल पतला होना मुहावरे का अर्थ है। आप सभी को बताना है, हाल पतला होना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है, ये भी मुहावरा से ही है। पूछ रहा है हाल पतला होना मुहावरे का अर्थ है। चलिए ऑप्शंस को हम लोग पढ़ लेते हैं। ऑप्शंस है, अस्वस्थ होना, डर जाना, आर्थिक स्थिति खराब होना, बोलती बंद हो जाना, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट में बताइए बच्चों। तो हाल पतला हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बताइए। ऑप्शंस है, अस्वस्थ होना, डर जाना, आर्थिक स्थिति खराब होना, बोलती बंद हो जाना। फटाफट बताइए, बहुत इजी है ना, आप लोग सुने होंगे, है ना। हाल पतला हो गया है, ठीक है, तो क्या समझते हैं हम लोग, उनका जो है ना आर्थिक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हाल पतला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बच्चों, वेरी गुड। अगर आप लोग बता रहे हो ऑप्शन नंबर सी, तो राइट है, वेरी गुड आप सभी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट है। तो आर्थिक स्थिति खराब होना, ठीक है, हाल पतला होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों, तो आर्थिक स्थिति खराब होना, ठीक है, वेरी गुड। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों मुहावरा से। ओके, तो चलिए मुहावरा से देख लेते क्या है। पूछ रहा है, अश्व का पर्यायवाची है, सॉरी मुहावरा नहीं, पर्यायवाची। ओके, तो यहाँ पे अश्व का पर्यायवाची पूछ रहा है आप लोग से, ठीक है। तो चलिए
और अश्व का पर्यायवाची क्या होगा, चलिए बताइए। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है घोड़ा, सारथी, सवारी, रथ, वाहक। ठीक है, तो अश्व का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, वेरी गुड, क्या हो जाएगा बच्चों। ओके, अगर आप लोग बता रहे हो ऑप्शन नंबर ए तो राइट है। अश्व का पर्यायवाची क्या हो जाता है, तो घोड़ा। ठीक है, अश्व का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, घोड़ा, वेरी गुड। ओके, और क्या हो जाएगा घोड़ा का पर्यायवाची बताइए। घोटक हो जाएगा, घोटक। अश्व है ना, अश्व, घोटक, घोड़ा, और क्या हो जाएगा, तुरंग। तो घोड़ा का पर्यायवाची तुरंग हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा, घोटक हो जाएगा, अश्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अगर आप लोग लगाए हो तो वेरी गुड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, अश्व का पर्यायवाची कनक का पर्यायवाची। ठीक है, सॉरी कनक का पर्यायवाची आप लोग से पूछ रहा है, ठीक है ना। तो कनक का पर्यायवाची होगा, चलिए ऑप्शंस हैं, फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन है स्वर्ण, विष, सर्प, चांदी। फटाफट बताइए बच्चों। कनक का पर्यायवाची होगा, ठीक है। तो कनक का पर्यायवाची क्या होगा, स्वर्ण होगा, विष होगा, सर्प होगा, चांदी होगा। चलिए फटाफट बताइए कनक का पर्यायवाची। ठीक है, ओके, वेरी गुड, अगर आप लोग बता रहे हो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक है, तो राइट है आप सभी का, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो कनक का मतलब क्या होता है, सोना, है ना, सोना, गोल्ड, है ना। तो सोना जो सोने वाला सोना नहीं, ठीक है, कीमती धातु की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, गोल्ड। ओके, तो कनक है ना, तो सोना हो जाता है, ठीक है, कनक का सोना, स्वर्ण। ठीक है, ओके बच्चों, और एक मिनट, चलिए आप लोग बताइए कि विश्व का क्या हो जाएगा पर्यायवाची, फटाफट बताइए विश्व का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, विश्व का, विश्व। ठीक है, बताइए। ओके, तो जहर हो जाएगा, है ना, जहर। और क्या होगा, जहर हो गया, और क्या होगा, गरल हो जाएगा। ठीक है, गरल। तो जहर हो जाएगा और गरल हो जाएगा, किसका, तो विष का। ठीक है, जहर और गरल। ठीक है, ओके, चलिए अब बताइए सर्प का पर्यायवाची। सर्प का पर्यायवाची बताइए, तो क्या हो जाएगा, नाग हो जाएगा, और क्या होगा बच्चों, अहि हो जाएगा, और क्या होगा, फटाफट बताइए, भुजंग हो जाएगा। ठीक है, भुजंग। ओके, तो नाग हो गया, अहि हो गया, भुजंग हो गया, सांप हो गया। ठीक है, ये सब किन का पर्यायवाची है, तो सर्प का है। ठीक है, ओके, ठीक है, चांदी का बता दीजिए, चांदी का, सिल्वर का क्या हो जाएगा पर्यायवाची। ओके, तो रजत हो जाएगा, रूपक हो जाएगा, और रूपा हो जाएगा। ठीक है, ये सब पर्यायवाची हो जाएगा चांदी का, रजत, रूपक, रूपा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, आप लोग से पूछ रहा है बच्चों, अर्थ का विलोम है, तो ये विलोम से पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोग को अर्थ का विलोम बताना है कि अर्थ का विलोम क्या होगा। ठीक है, ऑप्शंस हैं समाप्त, इति, पूर्ण, खत्म। बताइए अर्थ का विलोम शब्द क्या होगा। तो अर्थ का क्या होता है, अर्थ ये बता दीजिए। अर्थ का होता है, क्या होता है बच्चों, शुरू। ठीक है,
तो इसका विलोम शब्द आपको बताना है। तो शुरू का उल्टा क्या हो जाएगा, अंत ही होगा ना, लेकिन अथ है ना, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, तो इति लगाना है आपको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इति का क्या होता है, अंत होता है, ठीक है, इसका अर्थ अंत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अत पूछा है, तो अत का विलोम क्या होगा, तो अत का अर्थ होता है शुरू, ठीक है, और इति का अर्थ होता है अंत होना, तो अत का विलोम हम लोग इति लगाएंगे, ठीक है। अगर अत पूछे इसका विलोम तो इति हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, इति। ओके। अब बच्चों अगर आप लोग से पूछे समाप्त का विलोम क्या होगा, तो क्या लगाएंगे आप लोग, फटाफट बताइए। समाप्त का तो आरंभ है ना, आरंभ लगाएंगे हम लोग। और अगर क्या पूछे पूर्ण का विलोम, तो पूर्ण है तो अपूर्ण, ओके। और खत्म, खत्म का क्या लगाएंगे बच्चों, तो खत्म का शुरू है ना। तो इस तरह से आप लोग को करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग से पूछ रहा है कि क्रय का विलोम है, ठीक है, ये भी विलोम है। विलोम शब्द ही आपको बताना है कि क्रय का विलोम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आप लोग को आई होप कि पता होगा, क्रय का हम लोग मैथ में भी पढ़े हैं ना, क्रयमूल विक्रयमूल, ठीक है। तो क्रय का अर्थ क्या होता है बताइए फटाफट, ओके। तो क्रय का क्या होता है, खरीदना, ठीक है, खरीदना, ठीक है। अगर हम लोग खरीद रहे हैं कोई भी सामान किसी भी मूल्य से, तो वो हमारा क्रय मूल्य हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे खरीदना, क्रय का अर्थ होता है खरीदना, तो इसका विलोम, तो खरीदना का उल्टा क्या हो जाएगा, बेचना। तो विक्रय आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो ये क्या हो गया, बेचना, ठीक है। अगर हम कोई सामान को किसी भी मूल्य से बेच रहे हैं, ठीक है, तो क्रय खरीदना हो गया, और इसका उल्टा विलोम क्या हो जाएगा, विक्रय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, वेरी गुड। तो क्रय का विलोम क्या हो जाएगा, विक्रय, ओके। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, ओके। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, आप सभी को बताना है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, ठीक है। कौन सा शुद्ध शब्द एकदम शुद्ध भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग को बताना है। ऑप्शन है यहाँ पे दिया हुआ है कवित्री, क्या ये कवित्री राइट है, क्या ये कवित्री राइट है, या फिर ये राइट है, या फिर ये राइट है। आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द, ठीक है, जो शुद्ध शब्द है अब वो आपको टिक लगाना है कि वो कौन सा राइट है लिखा हुआ, शुद्ध एकदम पूरा शुद्ध है ना, शुद्ध शब्द यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए फटाफट कमेंट में बच्चों, ओके। तो अगर आप लोग बता रहे हो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, तो कवित्री हम लोग को इस तरह से ये शुद्ध होता है, ठीक है। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, और ये भी रॉन्ग है, तो इसका शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, इस तरह से हम लोग कवित्री लिखते हैं, ठीक है। ये राइट है, शुद्ध है, ठीक है, ओके, राइट है आप लोग का ना, ओके वेरी गुड। तो ये कवित्री ये राइट है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए बताना है, ये भी शुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। ऑप्शंस हैं अभिषेक, 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 ठीक है। तो यहाँ पे बताना है ये चारों में से शुद्ध में कौन सा लिखा हुआ है, ठीक है, फटाफट बताइए शुद्ध कौन सा शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग एग्जाम में शुद्ध अशुद्ध से भी पूछ सकता है, तो आप लोग को अच्छे से ये पूरा क्लियर रखना है कि कौन सा शुद्ध है कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। अगर आप लोग बता रहे हो ऑप्शन नंबर क्या बताइए, ओके वेरी गुड। अगर आप लोग बता रहे हो ऑप्शन नंबर सी, तो आप सभी का राइट है, वेरी गुड। तो शुद्ध शब्द जो है ना ये सी ऑप्शन वाला सही है, अभिषेक हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये अभिषेक इस तरह से ही लिखा जाता है, जो कि राइट है, शुद्ध है, और ये सब रॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है ना,
ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन है रोगग्रस्त में समास है। ठीक है, आप लोग से समास पूछा है, तो समास, ठीक है, बताना है कि रोगग्रस्त है ना, रोगग्रस्त में कौन सा समास है, बताइए फटाफट। रोगग्रस्त में समास है, बताइए। बहुब्री, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, कौन सा समास है बच्चों, बताइए। ओके, आप लोग बताइए समास के कितने भेद हैं, तो फटाफट बताइए कमेंट में कितने भेद हैं समास के, फटाफट बताइए समास के कितने भेद हैं। तो वेरी गुड, समास के 6 भेद हैं। ठीक है, समास के कितने भेद हैं बच्चों, 6 भेद हैं। तो वो कौन कौन सा है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बहुब्री हो गया, तत्पुरुष हो गया, द्विगु हो गया, कर्मधारय हो गया। ओके, और क्या हो जाएगा बच्चों, द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व हो जाएगा। और क्या होगा बच्चों, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास। ये सब समास के 6 भेद हैं, बहुब्री, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व और अव्ययी भाव समास। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है समास टॉपिक, और आप लोग के एग्जाम में हमेशा 1-2 क्वेश्चन इससे रहता ही है, तो आप लोग अच्छे से बट के जाइएगा। ठीक है, ओके। तो बच्चों समास क्या होता है ना, तो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जो शब्द बनते हैं, ठीक है, उसे हम लोग समास कहते हैं। समास संक्षिप्तीकरण। ठीक है, ओके। तो समास आप लोग को अच्छे से पहचाना आ जाएगा, तो जल्दी से आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, तो रोगग्रस्त में कौन सा समास है, बताइए। रोगग्रस्त में कौन सा समास है, बताइए। तो जब आप इसका विग्रह करोगे, ठीक है, रोगग्रस्त का जब आप लोग विग्रह करोगे तो क्या होगा, रोग से ग्रस्त। ठीक है, रोगग्रस्त रोग से ग्रस्त है। ठीक है, कोई व्यक्ति बीमार है, रोग से ग्रस्त है। ठीक है, तो रोगग्रस्त का जब हम लोग विग्रह किए तो रोग से ग्रस्त। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे से आया है ना, ये जो है ये कारक चिन्ह है। ठीक है, तत्पुरुष में अगर आप लोग पढ़ोगे अच्छे से डिटेल में, तो तत्पुरुष में क्या होता है ना, कि अगर आप उनका विग्रह कर रहे हो, ठीक है, तो जैसे ये रोगग्रस्त है, जब इसका हम विग्रह किए तो क्या आया, रोग से ग्रस्त। तो यहाँ पे जो से है ये कारक चिन्ह की विभक्ति है ना, आप लोग पढ़ते आ रहे हो छोटे से ही, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब जो विभक्ति चिन्ह आता है ना, तो वो तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रोगग्रस्त रोग से ग्रस्त। ठीक है, रोगग्रस्त रोग से ग्रस्त, यहाँ पे जो से है ना, ये कारक विभक्ति चिन्ह है, आप लोग देख सकते हो। तो ये जो से है, तो आप लोग बता सकते हो, अगर कारक में, तत्पुरुष में अगर कारक चिन्ह आता है तो वो तत्पुरुष समास होता है। ओके, क्लियर है ना। तो रोगग्रस्त रोग से ग्रस्त है ना, तो रोग से ग्रस्त है, तो यहाँ पे से कारक चिन्ह विभक्ति आ गया, तो आप लोग इसलिए बता सकते हो कि इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, क्योंकि उसमें कारक चिन्ह की विभक्ति लगी हुई है बीच में। ठीक है, ठीक है ना, ओके। चलिए अब आप लोग द्विगु का बताइए, द्विगु समास का क्या हो जाएगा। तो अगर आपको संख्यावाची, ठीक है, संख्यावाची, अगर संख्यावाची दिखे तो वो द्विगु समास होता है। जैसे अष्टभुजा, अष्टभुजा, चतुर्भुज, चतुर्भुज, नवग्रह। तो ये सब में अब यहाँ पे देखो, नवग्रह में नव संख्यावाची है, अष्टभुजा में अष्ट संख्यावाची है, चतुर्भुज में चतु संख्यावाची है। तो आप लोग इजीली पहचान लोगे कि द्विगु में संख्यावाची है ना, अगर संख्यावाची कहीं दिखे तो वो कौन सा समास होगा बच्चों, तो वो द्विगु समास होगा। ठीक है, वो द्विगु समास होगा, जैसे अष्टभुजा, नवग्रह, चतुर्भुज। ठीक है,
अगर संख्यावाची दिखे तो हम लोग उसे द्विगु समास लगाएंगे, ठीक है। ओके। और बहुब्री, बहुब्री में क्या होता है बच्चों, किसी तीसरे पद की ही प्रधानता होती है इसमें। जैसे हम लोग अगर बात करें पीताम्बर का एग्जाम्पल लें, पीताम्बर, ओके, तो पीताम्बर, तो इसे अगर हम विग्रह कर रहे हैं तो पीला है अंबर जिसका आ रहा है, ठीक है। अर्थात हम लोग किसे बोल रहे हैं, पीताम्बर, ठीक है। तो पीताम्बर का विग्रह जब करेंगे, हम लोग विग्रह करेंगे तो क्या होगा, पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु भगवान जी का है ना, विष्णु जी का। तो ये किसी तीसरे पद की ही इशारा कर रहा है ना, अर्थात विष्णु जी। पीला है अंबर जिसका, ठीक है, तो विष्णु जी अर्थात विष्णु जी, तो बहुब्री में किसी तीसरे ही पद की ओर इशारा करता है, ठीक है। तो वो हम लोग क्या बोलेंगे उससे, बहुब्री। जैसे गिरधर, गिरी धारण करने वाला, ठीक है। गिरी का अर्थ क्या होता है, पर्वत होता है ना। तो पर्वत को किसने धारण किया था, तो भगवान श्री कृष्ण ने, ठीक है। तो गिरधर हम लोग उसको बोलते हैं ना, तो गिरधर तो पर्वत को धारण करने वाला, ठीक है। तो गिरधर अर्थात श्री कृष्ण, ओके। तो वो सब में बहुब्री। और आप लोग को मैं बता दूँ, जितने भी देवी देवता हैं ना, देवताओं से रिलेटेड जितने भी अगर पूछे ना, तो सब में बहुब्री समास ही लगता है, ठीक है। आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए अगर देवताओं, ठीक है, अगर देवताओं से पूछे जैसे गिरधर, पीताम्बर, है ना, तो ये सब में अगर पूछे तो ये सब में कौन सा समास है, तो बहुब्री समास आता है, ठीक है, बहुब्री समास, ठीक है, ओके। और अगर आप लोग से पूछे द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व, तो द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद की प्रधानता होती है, ठीक है। द्वंद्व में दोनों पद की प्रधानता होती है, जैसे माता पिता, है ना, माता पिता। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो दोनों पद की प्रधानता है, माता की भी और पिता की भी। अगर आप लोग द्वंद्व और अच्छे से अगर ट्रिकी में पहचानना चाहते हो, ट्रिक से, है ना, ट्रिक से, तो यहाँ पे हाइफन आप लोग को दिख जाएगा, तो आप लोग इजीली पता कर लोगे कि इसमें द्वंद्व लगा हुआ है, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसे भी आप देख सकते हो, माता की भी प्रधानता और पिता, दोनों शब्द की प्रधानता होती है दोनों में, ठीक है, द्वंद्व में। जैसे भाई बहन, है ना, भाई बहन, तो भाई की भी प्रधानता है, बहन की भी। और यहाँ पे आप लोग हाइफन देख के भी आप लोग जान जाओगे किसमें द्वंद्व समास है, ओके बच्चों। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, ओके, एक मिनट। बताइए आप लोग, नवग्रह, है ना, नवग्रह में कौन सा समास है, बताइए नवग्रह में कौन सा समास है। आई होप कि आप लोग सब बता दोगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी तुरंत, है ना, अभी तुरंत हम बताए हुए हैं, ठीक है। तो नवग्रह में कौन सा समास है बच्चों, सभी का राइट होना चाहिए, ठीक है। नवग्रह में कौन सा समास है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, नवग्रह में नव, है ना, अभी हम तुरंत बताए कि नव संख्यावाची, ठीक है, संख्यावाची कौन सा समास होगा, यहाँ पे नव दिख रहा है ना बच्चों नवग्रह में, तो कौन सा संख्यावाची अगर रहे, किस शब्द के आगे में संख्यावाची, किसी शब्द के आगे में अगर संख्यावाची दिखे तो हम लोग उसे कौन सा समास बोलेंगे, फटाफट बताइए। ओके वेरी गुड, सभी का राइट है, ओके वेरी गुड। तो द्विगु समास, ठीक है ना, द्विगु समास बोलते हैं नवग्रह इसमें, क्योंकि नव में आगे में नव जो संख्यावाची है, द्विगु में क्या होता है, किसी शब्द के आगे में अगर संख्यावाची दिखे तो वो द्विगु समास होता है, ठीक है। तो नवग्रह में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का, तो आई होप सबका ये राइट होना चाहिए। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
बताइए। ओके, मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को बताना है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शंस है 15 अगस्त, 8 मार्च, 14 सितंबर, यहाँ पे 7 अप्रैल लिख लीजिएगा, ठीक है। 7 अप्रैल, यहाँ पे 7 अप्रैल है। तो बताइए राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों बताइए राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस है 15 अगस्त, 8 मार्च, 14 सितंबर, यहाँ पे 7 अप्रैल लिख लीजिएगा, ठीक है। अप्रैल। तो बताइए हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो वेरी गुड, सभी का राइट है 14 सितंबर। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो तो राइट है, ठीक है। और मैं आप सभी को HW में दे रही हूँ, आप सभी को 15 अगस्त के दिन हम लोग कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं ये कमेंट करना है। 8 मार्च को कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, वो बताना है। और 7 अप्रैल कौन सा दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो ये होमवर्क है। 15 अगस्त, 8 मार्च और 7 अप्रैल को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग को क्लास कैसा लगा इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो आई होप कि आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय गाइस।